Hello guys, welcome to Law Die. So today in this video we will study about Article 13 which talk about laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Article 13(1) बोलता है all law enforced in the territory of India immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void. ऐसे लॉज जो भी टेरिटरी के इंडिया की टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले थे और वो पार्ट थर्ड का कोई भी वायलेशन कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है, तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएंगे. आर्टिकल 13(2) बोलता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एम्ब्रेस द राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट. और स्टेट कोई भी ऐसे लॉ नहीं बनाएगी जो कि पार्ट थर्ड का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे होंगे. अब आर्टिकल 13(3) बोलता है, उसने लॉ को डिफाइन कर रहा है कि लॉ को में क्या आता है. ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग इन टेरिटरी ऑफ द इंडिया द फोर्स इन फोर्स ऑफ लॉ. बी में बताया है लॉ इनफोर्स क्या होता है, ऐसे लॉज जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं और या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड. अब जो आर्टिकल 13 है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया. आर्टिकल 13(1) जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है और आर्टिकल 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या बोलते हैं, विच वर इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो कमेंसमेंट में थे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं जो बाद में हुए होते हैं. 13(1) ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बताता है. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शैल बी वॉइड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट वॉइड ab initio. Post constitutional laws are those law which has been enacted by the competent legislature after the commencement of the constitution. अगर 13(2) में ऐसा बोला है कि जो भी बाद में अगर कोई ऐसा लॉ बना है जो कि इंफ्रिंजमेंट कर रहा है पार्ट थर्ड का, तो वो void ab initio हो जाएगा. If a state make any law which is inconsistent with the fundamental right, that law shall be void to the extent of such inconsistency. और जो post constitutional law है वो void ab initio, they are still born laws. Now focus what is doctrine of eclipse. ऐसी doctrine है ये जो fundamental right का अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बोल देता है कि ये डॉर्मेंट कंडीशन में हो जाए, ये डेड नहीं, डॉर्मेंट मतलब ऐसी कि इस पे ना तो कोई केस ला सकते हैं ना कोई इस पे केस चलेगा. मतलब वो है कि अभी कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये क्या है. तो ये होती है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, दैट मीन्स ग्रहण का सिद्धांत. दे विल रिमेन डॉर्मेंट एज लॉन्ग एज द स्टेट डज नॉट अमेंड द लॉ एंड इट्स इन्फ्रिंजिंग नेचर. सो ये जो डॉक्ट्राइन है वो एप्लीकेबल होती है 13(1) पे. अब डॉर्मेंट कंडीशन कैसी होती है, ऐसी होती है. इसमें केस बोला है केशवानंद माधवन मैनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें बोला है द कोर्ट सेड दैट लॉ विच इज इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ द सिटीजन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज void ab initio for the citizen of the country, but it will remain enforceable for citizen and companies. The doctrine of eclipse makes the law unenforceable but does not make the law void ab initio. Now focus what is doctrine of waiver. Means that a person who is receiving a right or privilege can waive that right according to his will. मतलब कि मेरे पास कोई right है और मैंने किसी को दे दिया कि मैंने अपना राइट वेव कर दिया. वंस द राइट इज वेव बाय द इंडिविजुअल दे कैन नॉट क्लेम इट बैक. मैंने अगर किसी को मेरा एक राइट दे दिया तो मैं वापस उसे क्लेम नहीं कर सकती. इन बहरम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट दैट राइट व्हिच आर गिवन इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वेव बाय एन इंडिविजुअल. अमेरिकन डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर डज नॉट अप्लाई टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर कोई अप्लाई नहीं होती है. कैन अ पर्सन वेव हिज फंडामेंटल राइट? नो, अ पर्सन कैन नॉट वेव और अबेंडन हिज फंडामेंtal right. The doctrine of waiver has no application in part third of the constitution. Now focus what is doctrine of severability. Means if a part of law is against the provision of the constitution, then only that offending part will be declared as void, not the whole statute. मतलब मान लो कि law का कोई part है जो कि part third का violation कर रहा है, infringement कर रहा है, तो वो बस इतना ही part void होगा. पूरा statute को नहीं बोलेंगे कि पूरा statute void है. This doctrine is applied to both Article 13(1) and Article 13(2). इन RMDC यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट गिव सम रूल्स. जैसे कि बताया कि इंटेंशन देखा जाएगा लेजिस्लेचर का उस डॉक्ट्राइन में. ठीक है. व्हेन सेपरेशन ऑफ इनवैलिड पार्ट ऑफ स्टैट्यूट इज वेरी डिफिकल्ट देन होल लॉ विल बी हेल्ड एज इनवैलिड. अगर उन दोनों को अलग पार्ट डिफिकल्ट हो रहा है तो उसको इनवैलिड बता देंगे. इफ आफ्टर द डिलीटिंग द इनवैलिड पार्ट द वैलिड पार्ट हैज नो वैल्यू लेफ्ट टू देन whole act will be rejected its entirety.
अब आर्टिकल 13(3) क्या बोलता है, डिफाइन करा है उसने लॉ को, लॉ में क्या क्या चीजें आती है। अब इस पे केस लॉ की धमाल है थोड़ी। इसमें पहले तो ये पढ़ लेते कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड है। तो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाय लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है और यूसेज है। दिस डेफिनेशन ऑफ लॉ इज गिवन अ वाइड मीनिंग सो दैट इट कैन बी एडेड टू वाइड वेराइटी ऑफ स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज। इन अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो पर्सनल लॉ है जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। कौन सी डेफिनेशन, लॉ, जो कहां दे रखा है आर्टिकल 13 में। द बाय लॉ मेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी आर आल्सो नॉट पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब इसमें कुछ और भी डिस्कशन है लॉ को, लॉ से रिलेटेड इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस क्वेश्चन वाज फर्स्ट डिसाइडेड इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने डेट जो वर्ड है लॉ, आर्टिकल 13(2) डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये नहीं इंक्लूड करता है। देन गोलकनाथ के केस में क्या हुआ, जो शंकरी प्रसाद का जो वर्डिक्ट था उसको ओवररूल करके बोला गया आर्टिकल 13 टू इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इंफ्रिजिंग द फंडामेंटल राइट देन दैट अमेंडमेंट विल बी वॉइड। फिर गोलकनाथ के केस के बाद क्या हुआ, गोलकनाथ के जो डिसीजन को नलिफाई करा पार्लियामेंट ने और पास किया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। वहां पर दो चीजें हुई, पार्लियामेंट ने ऐड किया क्लॉज 4 को इन आर्टिकल 13, जो क्या है, विच स्टेट दैट नथिंग इन द आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। फिर क्या हुआ, केशवानंद भारती का केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या हुआ, constitutionality of 24th amendment was had valid. So the present position of the word law is that constitutional amendment does not include the word. This gives the parliament the power to amend the provision of fundamental right as long as they align with the basic structure. Thank you so much guys for watching this video. Do like, comment and share this video. Please subscribe करना मत भूलना।